हाय अली, वेलकम टू वीरल बिरयानी। कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं? गुड गुड। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम पार्टी जी। के बाद आज हम मिल रहे हैं। जी। हम हर वक्त पार्टीज़ में मिलते रहे हैं आपको, बट अब अगर मैं बात करूँ तो कुछ खास बात है, आज मिलने का मौका है आपसे। बॉलीवुड री इमेजिन्ड आपका आउट हुआ है विद 3 सीरीज़। क्या जी। कहना चाहोगे, कितने एक्साइटेड आप हो और किस तरह का फीडबैक मिल रहा है? एक्साइटेड भी हूँ, नर्वस भी हूँ, क्योंकि मैंने एक अलग जॉनर, मैंने एक अपना एक जॉनर मैं सारे गानों को बनाया है, जो मेन स्ट्रीम म्यूज़िक से बहुत अलग है। पर ऑब्वियसली ग्लोबली ये म्यूज़िक और ये जॉनर इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िक फ़ैंस के लिए मैंने ये बनाया है, और ग्लोबली ये बहुत ज़्यादा चलता है। तो मैंने सोचा कि यार इंडिया में भी एक वेव आना चाहिए, और ऑब्वियसली टी सीरीज़ का जब सपोर्ट हो साथ में, और उन्होंने जो मुझे अपॉर्चुनिटी दी है इसे अपने अकॉर्डिंगली करने के लिए, तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू देम। और बहुत एक्साइटेड हूँ, और बहुत सारी गुड न्यूज़ आ रही है, बहुत अच्छा फीडबैक आ रहा है, लोगों को साउंड बहुत मज़ा आ रहा है, समथिंग न्यू इज़ फॉर एवरीबडी। तो लेट्स सी हाउ दैट गोज़। वेल, मीड ईयर निकालना, व्हाट वाज द रीज़न, और किस तरह कैसे कोलैबोरेट किया आपने टी सीरीज़ के साथ? कितना वक्त लगा इस चीज़ को लाने में? एक्चुअली इस चीज़ को लाने में, जब से मैंने ये प्रोजेक्ट शुरू किया, 8 गाने हैं बॉलीवुड री इमेजिन्ड में, और सारे ही अलग अलग जॉनर्स पर है, जो इंटरनेशनल डीजेस प्ले करते हैं, जो यहाँ पर आते हैं, उन सारे जॉनर्स पर मैंने म्यूज़िक बनाया है। तो आई थिंक मैंने सितंबर में ये काम शुरू किया था, अगस्त में, करीब 8 महीने हो गए, जिसमें बहुत सारों आई टू कीप ऑन लिसनिंग टू डिफरेंट सॉन्ग्स थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स, ताकि वो परफेक्ट बन सके। प्लस कुछ नया देना था मुझे लोगों को, बिकॉज सारे ही आइकॉनिक सॉन्ग्स हैं, बहुत ही आइकॉनिक सिंगर्स है, फ्रॉम अरिजीत सिंह टू सोनू निगम टू जुबिन नौटियाल, टू ऑल ऑफ देम, अखिल सचदेवा। तो मुझे उनके वोकल्स के साथ बहुत ही ज़्यादा जस्टिफिकेशन करनी थी, ताकि जो हमारे बॉलीवुड और इंडियन उनके जो फैंस हैं, उन्हें कहीं पे भी ऐसा ना लगे कि मैंने कुछ अलग ही बना दिया है। और मुझे उनके जो गानों को अपने जॉनर, अपने म्यूज़िक के साथ इंटरनेशनल स्टेजेस पर रिप्रेजेंट करना है, तो ये मेरी ख्वाहिश थी। तो टी सीरीज़ को मेरी ये बात अच्छी लगी, उन्हें मैंने कुछ डेमोज़ भेजे, और उसके बाद उन्होंने कहा कि यार चलो यार, जस्ट गो फॉर इट, गो फॉर द फुल एल्बम। और अब गुड न्यूज़ ये भी है, जो मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, कि आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड वर्किंग ऑन द सेकंड एल्बम विद टी सीरीज़, और वो इससे भी बहुत बड़ा एल्बम होगा, और उसमें और भी बहुत नई चीज़ें होंगी, बट दैट इज़ फॉर नेक्स्ट ईयर। ओके, सो उसके लिए अभी से कांग्रेचुलेशंस Thank एंड you. ऑल द वेरी बेस्ट। Thank you. बट बात करूँ मैं इस गाने की, इस एल्बम की, जो आपने सारा बॉलीवुड रीइमेजिन बनाया है, इसमें से सारे आपके फेवरेट सॉन्ग्स हैं जिसे आपने चूज़ किया है, या कुछ? नहीं, एक्चुअली सारे ही मेरे फेवरेट गाने हैं। इनफैक्ट जब मैंने तुम ही आना जुबिन नौटियाल के साथ जब मैंने वो रिलीज़ किया था, तब उनका मुझे मैसेज भी आया इंस्टाग्राम पे कि वेरी गुड वर्क। तो अच्छा लगता है जब इतने लेजेंड सिंगर्स आपको अप्रिशिएट करते हैं। मेरे और भी बहुत सारे फेवरेट गाने हैं, पर इसके अंदर आई थिंक मेरे सारे ही फेवरेट गाने, तो मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि मुझे तुझे कितना चाहने लगा हो वो गाना पसंद है, या मुझे तेरे बिन पसंद है, या तुमसे मिलके वो एक आइकॉनिक गाना था, और उसे बनाने में भी मुझे बहुत ज़्यादा सोचना था, क्योंकि वो क्या होता है ना कि रीमिक्सेस अगर आप करते हो, तो आप कभी कभी ओरिजिनल्स की बैंड बजा देते हो, बट ऑब्वियसली माई होल थॉट इज़ कि मैं उनके कोई भी म्यूज़िक को ज़रा भी यूज़ नहीं करूँगा। मैंने कुछ भी यूज़ नहीं किया है, मैंने सिर्फ उनके वोकल्स लिए हैं, और उसे अपने ही पूरे म्यूज़िक पर रिलीज़ किया है। सो इट्स लाइक अ रिक्रिएशन, री इमेजिन्ड, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये इंटरनेशनल स्टेजेस पर जाए, और वहाँ के लिए ये म्यूज़िक बना हुआ है। ऑब्वियसली इंडिया के लिए भी बना हुआ है, क्योंकि बहुत सारे इंटरनेशनल डीजेस यहाँ पर आ रहे हैं, तो वाई नॉट इंडियन आर्टिस्ट वो इसे बाहर रिप्रेजेंट करे। तो यही थॉट टी सीरीज़ का था, तो उन्होंने बोला कि चलो यार, विल गो फॉर इट। वेल, इसमें अगर मैं बात करूँ, कुछ सैड सॉन्ग्स हैं जी, कुछ पॉप्स हैं जी, और कुछ रोमांटिक है जी। सो सैड सॉन्ग को इस तरह से लाना और जी। रिक्रिएट करना, कितना वक्त लगा उसमें आपको? मुझे स्टार्टिंग में तो मुझे थोड़ा सा टाइम लगा, मुझे तुम ही आना पर उससे मैंने शुरू किया था, और उसे मुझे, क्योंकि वो वैसे ही इतना हार्ट ब्रेक सॉन्ग है, और मुझे उसे एक पार्टी एंथम बनाना था, कि फेस्टिवल्स पर वो गाना प्ले हो। तो मुझे उसे थोड़ा सा बहुत माइंड उसमें लगाना पड़ा, कुछ अलग ट्यून्स बनानी थी, कुछ एक्साइटिंग बीट्स बनाने थे, ताकि
होता है ना कि यार ठीक है आप वहाँ पर आओगे, आपको शायद किसी की मैं याद दिला दूँ, लेकिन सारी ही दुनिया दिल जलो की है यार, है ना। तो मैं चाहता हूँ कि उससे हट जाओ और आप इंजॉय करो, ठीक है जो हो गया सो हो गया, पार्टी करते हैं। तो आई थिंक थोड़ा सा नॉस्टैल्जिया डालना था, थोड़ा सा हार्ट ब्रेक रखना था, पर एट दी एंड अगर आप किसी फेस्टिवल्स में आ रहे हो या क्लब में आ रहे हो तो आप ऑब्वियसली रोना तो नहीं चाहते हो, पार्टी करना चाहते हो, तो मैंने उसे थोड़ा सा चेंज कर दिया। वेल अली, आपसे मैं जानना चाहूँगी जी। व्हाट इज़ म्यूज़िक फॉर यू, क्योंकि हमने आपको देखा है या लाइक डीजे वीजे, म्यूज़िक आपके लिए क्या है? इज़ इट लाइफ फॉर यू? या म्यूज़िक की वजह से ज़िंदा हूँ मैं, है ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ऑब्वियसली आई लव एक्टिंग, आई कांट बी विदाउट एक्टिंग, लेकिन मुझे प्रोजेक्ट्स नहीं पसंद आ रहे हैं। मुझे अभी भी आए थे 2-3 दिन पहले अच्छे शोज़ आ रहे हैं, लीड आ रहे हैं, टेलीविज़न मुझे करना नहीं है। व्हाई? व्हाट इज़ द रीज़न? यार मुझे टेलीविज़न इसलिए नहीं करना है कि मुझे ऐसे लगता है कि पैसे नहीं है पहली बात, है ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और आई थिंक जितना मैं लाइव इवेंट्स में जितना फेम मैंने इस वक्त देख रहा हूँ ग्लोबल स्टेजेस पर, और अप्रिसिएशन मैं देख रहा हूँ ख़ास करके, और बड़े बड़े ब्रांड्स मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि क्रिएटिविटी जब आप दिखाते हो तो उसे आप म्यूज़िक के थ्रू आप अप्रिशिएट होते हो। लेकिन टेलीविज़न में इस वक्त प्रॉब्लम ये है कि कोई शोज़ चलते नहीं है, 3-6 महीने के बाद बंद हो जाते हैं, फिर आपको फिर से भागम दौड़ी करनी है, आप 12-14 घंटे देते हो, बहुत मेहनत करते हो, बट देन आपको आपकी ड्यू मिलती नहीं है, बिकॉज़ हम खुद नहीं देखते हैं टेलीविज़न। तो मैं थोड़ा सा उस टाइप का यार, जब मैं खुद नहीं करना चाहता हूँ या मैं खुद नहीं देखना चाहता हूँ तो मैं वो करके अपने आप को चीट क्यों करूँ, तो दैट इज़ व्हाई आई वाज लाइक कि लेट मी फोकस ऑन दिस। हाँ, अब और भी स्क्रिप्ट्स पढ़ रहा हूँ मैं, 1-2 फिल्म प्रोजेक्ट्स पढ़ रहा हूँ, OTT प्रोजेक्ट्स पढ़ रहा हूँ, उसमें मैं जाना चाहता हूँ और उसकी वर्किंग चल रही है। ऑल्सो कह सकते हैं कि टीवी अभी जिस तरह से आप लाइव कॉन्सर्ट वगैरह करते हो, उसमें वो टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, बट टीवी टाइम कंज्यूमिंग है, उसी वजह से भी मैं वो अग्री करता हूँ, टाइम कंज्यूमिंग बहुत है, लेकिन क्या होता है ना, जब आप ज़्यादा टाइम किसी चीज़ को दो तो आपको उतनी अप्रिसिएशन मिलनी चाहिए, उतनी एक्नॉलेजमेंट मिलनी चाहिए, उतने पैसे मिलने चाहिए जब आप बहुत काम कर चुके हो, है ना। लेकिन अगर वो आपको कहीं पे भी आपके टिक बॉक्सेस नहीं होते हैं, सिर्फ एक्टिंग भी करनी, और वो भी ऐसी एक्टिंग जो मैं नहीं करना चाहता हूँ, है ना, तो क्योंकि अब एक्टिंग भी बहुत बदल गई है, जो पहले होती थी और अब होती है उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है, तो मुझे वो लर्न करने में और इवॉल्व करने में ज़्यादा मज़ा आता है, फॉर मे बी समथिंग बिट बिगर एंड बेटर। और म्यूज़िक इसमें भी बहुत टाइम जाता है, इसमें मुझे म्यूज़िक की वजह से मुझे माइग्रेन होना शुरू हो गया, टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज मैं इतना सुनता हूँ, सो इट गेट्स वेरी वेरी हेक्टिक। उसमें भी ऑब्वियसली मैंने कितने 1000-1200 शोज़ कर लिए, और इतने बड़े स्टेजेस ऑलरेडी, सनबर्न और दिलजीत पाजी को ओपन करना, गुरु रंधावा को ओपन करना, 18 सिटीज़, DJ स्नेक के साथ स्टेज शेयर करना, इतने बड़ी बड़ी चीज़ें करने के बाद एक जिम्मेदारी आ जाती है कि यार आपको और क्या करना है ताकि आगे जाने के लिए, बिकॉज इसमें भी कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है। यस वेल, कंपटीशन तो हर मार्केट में है, बट अगर मैं बात करूँ अभी आपकी किरदार की, जिस तरह आपने कहा कि मैं टेलीविज़न नहीं लेना चाहता हूँ, बट स्क्रिप्ट आप पढ़ ही रहे हैं, कौन सा कैरेक्टर या प्लॉट या स्टोरी आप देख रहे हो जो आपकी बकेट लिस्ट में है? या मुझे ना मैं बड़ा प्रैक्टिकल बंदा हूँ, है ना, मुझे सीरियस जॉनर्स पसंद है, मुझे सिंपल जॉनर्स पसंद है, मुझे विक्रांत मैसी लाइन्स ऑफ वर्क पसंद है, मुझे अली फजल लाइन ऑफ वर्क पसंद है, मुझे ऑफ कोर्स नवाजुद्दीन सिद्दीकी लाइन ऑफ वर्क पसंद है, मुझे फैंसी जॉनर्स में नहीं जाना है, शायद मैं अपने आप को उसमें देख नहीं पाता हूँ इस वक्त, और ऑब्वियसली दे आर हाई प्रोडक्शन, तो मैं ये सोचता हूँ कि यार कोई भी प्रोड्यूसर अगर पैसे लगाएगा तो फिर वो अपने बेटे पे ही लगाएगा, वो बाहर वाले पे क्यों लगाएगा, है ना। तो कह सकते हैं कि आपका जो जॉनरा है वो थोड़ा बहुत रियलिस्टिक कम फिक्शन? एब्सोल्युटली, मुझे रियलिस्टिक सिनेमा बहुत पसंद है, जहाँ पर स्टोरी और कंटेंट इज़ किंग, जहाँ पे सिंप्लिसिटी को बहुत ही ब्यूटीफुली दिखाया जाता है, ऑथेंटिकली दिखाया जाता है, तो आई थिंक मैं इस टाइप के प्रोजेक्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, और मैं इसी टाइप के स्क्रिप्ट्स और इसी टाइप के डायरेक्टर से मिल रहा हूँ। वेल, अगर मैं अभी की बात करूँ, करंट लाइफ की बात करूँ, हाउ इज़ योर करंट लाइफ गोइंग ऑन, और आफ्टर मैरिज कैसी लाइफ चल रही है? यार क्या होता है ना, असली आशिकी जो होती है ना वो शादी के बाद ही शुरू होनी चाहिए, है ना, तो ये मैंने ऑब्वियसली रियलाइज़ की है, और यही हुआ है मेरे साथ, और उससे पहले भी ऑब्वियसली शुरू हो गई थी, और बहुत ही प्यारी चल रही है। अंजलि को करीब आई थिंक
अब ये साल शी इज़ ऑल्सो गेटिंग बैक टू वर्क, क्योंकि वो यहाँ से है नहीं, लखनऊ से और हैदराबाद से है, तो 2 साल हमने थोड़ा सा इन्जॉय कर लिया है ना। और 2-3 चीज़ें हो गई थी पर्सनल लाइफ में जिसकी वजह से थोड़ा सा टाइम ऑफ लेना पड़ा उसे, और her dad passed away and it was a very deep problem and hectic and we were very wanted to be, हम कहीं किसी से मिलना नहीं चाह रहे थे पिछले 1 साल से। मुझे भी बहुत लोग बोल रहे थे तू क्यों नहीं आ रहा है, यहाँ नहीं मिल रहा है, उससे नहीं मिल रहा है, उससे नहीं मिल रहा है, पर obviously reason is कि I wanted to spend time with my wife because someone like your dad goes away, तो वो एक irreplaceable मोमेंट होता है। एंड ऐसे टाइम पे आई थिंक मेरे लिए दुनिया से ज़्यादा माई पार्टनर इज़ इम्पॉर्टेंट टू सी टू इट दैट एवरीथिंग इज़ बैक टू नॉर्मल एंड आई हैड टू बी द हेड ऑफ द फैमिली टू हैंडल एवरीथिंग। तो मुझे वो वक्त ज़्यादा था, और यार आप लोग तो हमेशा हो ही गया, मैं 18 साल हो गए मुझे एक्चुअली अभी, एक्टिंग हो, म्यूज़िक हो, मैं दूर चला जाता हूँ फिर आ जाता हूँ, फिर दूर चला जाता हूँ फिर आ जाता हूँ, तो वो तो सिलसिला हमारा ज़िंदगी भर चलता रहेगा, विद मीडिया, विद पैप्स, विद फैंस, विद एवरीबडी। तो अब जो चल रहा है वो शी जस्ट वन, शी इज़ बैक इनटू पैजेंट। तो मिस यूनिवर्स जो मेन टाइटल है उसने ये रूल बनाया है दैट नाउ मैरिड वुमेन कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट, तो आई थिंक ये बहुत ही अच्छी चीज़ की है। थैंक यू मिस यूनिवर्स, द एंटायर मेन organization as well as Miss Universe India organization, and Miss Universe Maharashtra organization, क्योंकि उन्होंने एक लड़की को एम्पावर किया है। क्योंकि यार मेरा भी यही मानना है कि यार शादी करने के बाद क्यों किसी लड़की के सपने टूट जाने चाहिए, है ना। और यही है जो उन्होंने भी दिखाया, और ऑब्वियसली शी इज़ एन ऑनेस्ट ह्यूमैनिटेरियन, उसे पीटा सपोर्ट करता है और बहुत कम लोगों को सपोर्ट करता है, उसने 300 जानवरों की जान बचाई है, तो शी इज़ लाइक अ ब्यूटी विद इम्पैक्ट, और हम भी जानते हैं यार ज़्यादा से ज़्यादा ड्रामा चलता है ना, लेकिन व्हाट आई लव अबाउट माय वाइफ कि वो ड्रामा से ज़्यादा रियल इम्पैक्टफुल चीज़ों पर ध्यान देती है। आई थिंक ज़िंदगी बचाना से ज़्यादा इम्पैक्टफुल और कुछ नहीं हो सकता, तो वो सारी चीज़ें हैं। और ब्यूटी बड़ी सब्जेक्टिव चीज़ होती है, हम सब जानते हैं ना, पर आई थिंक जो भी ऐसी चीज़ों के साथ में आगे बढ़ता है, आई थिंक ऊपर वाला देखता है उसे देर से सक्सेस मिलती है, लेकिन जब मिलती है तो वो सीधा निकल जाता है। तो अब वो मिस यूनिवर्स महाराष्ट्र जीत चुकी है, अब वो फाइनल्स के लिए जा रही है, मिस यूनिवर्स इंडिया के लिए जो नेशनल राउंड होगा। थैंक यू एंड आप सबका सपोर्ट लगेगा फॉर श्योर टू मेक हर विन द टाइटल। So let's see and then represent India for universe, that's her dream, so I'm just supporting her इंशाल्लाह। वेल इसी के साथ साथ ब्यूटी की मैं बात करूँ जी, कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि आपकी वाइफ में ब्यूटी बाय हार्ट है जी, ब्यूटी बाय फेस भी है ही, नो डाउट, बट बाय हार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट जी, जो बहुत रेयर लोगों में हम देखते हैं। बिल्कुल। ऑल्सो शादी के बाद मैं अगर बोलूँ, क्या कुछ चेंजेस आपने देखा है और कितने रिस्पॉन्सिबल अब हो गए हो? यार बहुत ज़्यादा चेंजेस हो जाती है, लाइफ इज़ ऑलवेज फन, ओके, लेकिन आपको अडेप्ट करना पड़ता है। और मुझे ऐसे लगता है कि यार काइंडनेस और जेनरोसिटी और इवॉल्वमेंट ये सारी ज़िंदगी का एक पार्ट ही होना चाहिए, ओनली देन यू कैन बी ऑल हार्ट, है ना। प्रॉब्लम हमारी इंडस्ट्री में ये है कि हम बाउंड्रीज़ में नहीं रहते हैं, बहुत सारे लोग, है ना, तो क्योंकि वो बाउंड्रीज़ बनाते ही नहीं हैं, तो जब वो बाउंड्रीज़ ही नहीं बनेंगे तो फिर आप एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट में ही रहोगे, है ना। तो अगर आप एक बाउंड्री बना के चलते हो ज़िंदगी में तो थोड़ी लाइफ भी सॉर्टेड रहती है, जो मैंने रियलाइज़ किया है, एंड मैं भी वही पाथ चल रहा हूँ। वेल अली, आपसे एक और एक चीज़ जानना चाहूँगी, इंडस्ट्री की बात हो ही रही है, इंडस्ट्री में आपने 18 साल से आप यहाँ पर हो, बट अब वो कौन सा फेज़ देख रहे हो आप जो इंडस्ट्री में पहले कभी भी नहीं था? जो कौन सा फेज़ देख रहा हूँ मैं, इट्स द मोस्ट डिफ़िकल्ट फेज़ जो चल रहा है, चाहे वो बॉलीवुड हो, चाहे वो सिनेमा हो, चाहे वो टेलीविज़न हो, चाहे वो OTT हो, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि यार अच्छा कंटेंट नहीं आ रहा है, टू बी ऑनेस्ट। और मैं पिछले 2 सालों से कोरियन सिनेमा देख रहा हूँ, और मैं इतना ज़्यादा देख रहा हूँ, और फिर मुझे बुरा लगता है कि यार इतनी ओरिजिनलिटी है इनकी कहानियों में, क्यों हम नहीं कर पा रहे हैं, है ना। ऑब्वियसली बिकॉज शायद हमारा बेस ही गलत है, चाहे हमारा बेस ही है कि हम नंबर्स पर ध्यान देते हैं कि यार ये नंबर्स तो इसे लेते हैं, यहाँ से कुछ आएगा, ऐसे थोड़ी होता है यार, ऐसा कभी ना हुआ है ना कभी होगा, ठीक है। स्पेशली अगर आप एक अच्छा कंटेंट OTT या अच्छा कंटेंट
टेलीविज़न में दिखाना चाहते हो। बाहर के ईरानी सिनेमा या बहुत सारा बाहर का डिफरेंट सिनेमा है, वो क्यों इतना आगे जा रहा है, क्यों हम नहीं जा पा रहे हैं? हम जाते हैं तो एक चीज़ के लिए जाते हैं और उसे ही इतना बड़ा दिखा देते हैं। बाहर तो इतनी सारी चीज़ें जीत के चली भी जाती है, लेकिन वो भी सिंपल रहते हैं। तो आई थिंक यहाँ पे प्रोपेगेंडा करने में ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड है, यहाँ पे हवा करने में ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड है, लेकिन जो रिज़ल्ट है वो दिख ही रहा है, वो नहीं आ रहा है। जो लोग काम कर रहे हैं वो रिज़ल्ट दे रहे हैं और वो निकल रहे हैं, वो ऑस्कर्स जीत रहे हैं, वो बड़ी बड़ी चीज़ें कर रहे हैं। OTT प्लेटफॉर्म में कोरियन सिनेमा के 16 सीजन्स आते हैं, पार्ट 2 आते हैं, फिर पार्ट 3 आते हैं। यहाँ पर एक में ही हालत ख़राब हो जाती है। यहाँ पे बड़े से बड़े प्रोड्यूसर्स हो, डायरेक्टर्स हो, वो लैंग्वेज पर ही ध्यान नहीं देते, ना उर्दू ठीक है ना हिंदी ठीक है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि यार क्या हो रहा है। वेल अगर मैं आपकी बात करूँ अर्ली, आपके करियर का कौन सा टर्निंग पॉइंट रहा, कौन सा शो आपके करियर का टर्निंग पॉइंट रहा, या आपको कभी कभी ऐसा होता है कि क्रेडिबिलिटी जो होती है वो यहाँ पर मिलना बहुत मुश्किल हो जाती है। आप कितने भी डिफ़िकल्ट किरदार कर लो, बी इट नेगेटिव बी इट पॉजिटिव, बट वो क्रेडिबिलिटी जो होती है ना वो नहीं मिल पाती है। डू यू थिंक दैट? 100%, क्योंकि क्रेडिबिलिटी इसलिए नहीं मिलती है बिकॉज डिपेंड्स। अगर मीडियम छोटा है तो आप कितना भी अच्छा काम कर लो, क्रेडिबिलिटी आपको नहीं मिलेगी, है ना। अगर मीडियम बड़ा है और अगर आप पर पैसे लगाए जा रहे हैं, प्रोड्यूसर आप पर भरोसा कर रहा है और फिर आपको वो सारी चीज़ें अलाइन हो रही है विद द यूनिवर्स, तो चीज़ें होंगी, सो यही है पूरा मामला। तो आई थिंक मेरा जो शो था, आई थिंक टेलीविज़न के टाइम पे मेरे स्टार्टिंग के 3-4 लीड शोज़ थे, अंबरधरा, एक थी राजकुमारी, और भी 1-2 शोज़ थे, ये रिश्ता क्या कहलाता है। ये सारे काफ़ी टर्निंग पॉइंट्स थे मेरी लाइफ में। लेकिन वही है ना कि आपको एज एन एक्टर हर बार आपको प्रूव करना होता है, यू हैव टू कंटिन्यूसली डिलीवर समथिंग न्यू। साडा हक अगेन वाज फन फॉर मी टू डू, लेकिन अगेन मीडियम इतना बड़ा नहीं था, तो आई थिंक कि जब वक्त आता है तब वो चीज़ें हो जाती है। तो मैं बड़ा पीस बिलीवर हूँ, एंड आई हैव सीन कि बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, उनको अपना ड्यू क्रेडिट भी काफ़ी लेट मिलता है, लेकिन जब मिलता है तो बहुत क्रेजी नहीं मिलता है। तो इंशाल्लाह कभी आ जाएगी क्रेडिट्स। ज़रूर इंशाल्लाह। बट ऑल्सो अभी जिस तरह आपने मेंशन किया कि आप एक साल से लोगों से ना मिल रहे हैं, अपनी वाइफ को आपने ज़्यादा टाइम दिया है, और विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। लोगों से तो मिलते रहेंगे, बट ये इंडस्ट्री कह सकते हैं एक तरह से सेल्फिश है, जस्ट बिकॉज अगर मिलो तो आपसे जानते हैं, आपको जानते हैं, अदरवाइज वो नहीं जानते। ये मैं अग्री करता हूँ आपसे, ये बिल्कुल सही बात है एक्चुअली, क्योंकि अगर जब मैं 1-1.5 साल से पार्टी नहीं कर रहा हूँ या अपने लोगों से नहीं मिल रहा हूँ, को एक्टर्स या फ्रेंड्स, उनसे नहीं मिल रहा हूँ, तो ज़्यादा हम टच में नहीं रहते हैं, है ना। लेकिन जब यार चलो यार मैंने पार्टी रखी है या आपकी पार्टी है, मैं आ रहा हूँ, तब जाके मामला आप एक दूसरे के साथ, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जेन्यूननेस कम हो गई है ना। इट इज़ ओनली बिन कि यार चलो यार हम आते हैं सोशल मीडिया पे कुछ चीज़ें रखते हैं और दिखाते हैं और थोड़ा कूल रहते हैं, और लोग रेलिवेंट ज़्यादा रहना चाहते हैं। प्रिटेंशियस दुनिया तो बन ही चुकी है, तो हाँ कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है, पर फिर भी आई थिंक बहुत सारे ओल्ड स्कूल लोग हैं, जैसे मेरे बहुत सारे पुराने दोस्त हैं जो उनसे जब भी बात करूँ या जब भी हम मिलते हैं ऐसे लगता है कि यार कल ही तो चिल कर रहे थे, और पता है जेन्युइनली सारे बिजी है अपने कामों में। तो आई थिंक 2 टाइप के लोग हैं इस इंडस्ट्री में। ऑल्सो बात करूँ मैं दोस्तों की या मेंटल हेल्थ की, मैं रिसेंट अभी आपका आते आते एक आर्टिकल पढ़ रही थी। आपने फ्रेंड्स जब नहीं मिलते हैं, जब कुछ नहीं होता है, बहुत टाइम हो जाता है, फ्रेंड्स नहीं मिलते हैं और ना ही तो पूछते हैं आपसे, खैर खबर कुछ नहीं पूछते। जब कुछ इंसिडेंट होता है, ट्रेजेडी हो जाती है, फिर कहते हैं कि मेंटल हेल्थ पे बात करना चाहिए, मेंटल हेल्थ पे बात करना चाहिए। व्हाट डू यू थिंक, मेंटल हेल्थ आपके लिए क्या है और किस तरह से इसे लेना चाहिए? यार मेंटल हेल्थ ऑब्वियसली बहुत ही सीरियस इशू है, और मेरा ये मानना है कि द बेस्ट वे टू डील विद मेंटल हेल्थ इज़ बी वोकल अबाउट इट। ओके, आप कॉल कीजिए, आप डिस्कस कीजिए, मैसेज कीजिए, और आई थिंक अभी अवेयरनेस भी काफ़ी है। तो अगर मुझे, और प्रॉब्लम बॉम्बे में, मुंबई में ये है कि लोगों के पास वक्त ही नहीं है ना, और इतना टाइम फास्ट जाता है, आपको भी पता है कि एक दिन में हम पता नहीं 1-2 चीज़ें कर लेते हैं, लेकिन पूरा दिन चला जाता है उसमें। तो आई थिंक, और लाइफ स्टाइल भी बहुत इट्स एक्सपेंसिव, और इट इज़ डिफ़िकल्ट, कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है। तो आई थिंक जब भी कोई, और फिर भी लोगों को जब होती है इशू,
तब वो ओपनली बोल नहीं पाते क्योंकि उन्हें लगता है कि यार वो क्या सोचेगा, जजमेंटल क्या होगा। ये मत सोचो यार, है ना, कि यार वो क्या सोचेगा, ये क्या होगा, ये क्या होगा। दूसरों के बारे में सोचना बंद करो, है ना। अगर आपको लग रहा है कि आपको कोई तकलीफ़ है, आप कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए। आपके सबसे क्लोजेस्ट दोस्त जो टॉक्सिक एनवायरनमेंट से बहुत दूर हो, है ना, क्योंकि अगर आप उससे करोगे तो वो आपको बोलेगा चलो यार पार्टी करते, वो आपको उसका सोल्यूशन नहीं दिखाएगा। तो आप जाकर समवन हु इज़ मैच्योर, जो आपसे कुछ 8-10 साल बड़ा होगा, उससे जाके बात कीजिए, तो शायद वो आपकी हेल्प कर पाए। वो नहीं तो फिर दूसरा। तो आई थिंक जब भी आप मेंटल हेल्थ की किसी से भी बात करो ना, तो आप में थोड़ी तो एक समझ होनी चाहिए कि आप किस तरीके से कौन से इंसान को बता रहे हो। एक इंसान परखने की समझ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर गलत इंसान से आप शेयर करोगे तो फिर कुछ नहीं होगा, तकलीफ़ होगी और शायद और प्रॉब्लम्स में चले जाओ। लेकिन सही इंसान के साथ आप अगर शेयर करोगे तो आप टॉक्सिकनेस में नहीं रहोगे, आप उससे बाहर निकलोगे। एग्जैक्टली। बट आप इस इंडस्ट्री में किससे बिलीव करते हो, किस पर बिलीव करते हो, किस पर ट्रस्ट रखते हो, जिससे आप अपनी चीज़ें बात कहते हो, और जो आपका कह सकते हैं सीक्रेट रखता है। या बहुत सारे मेरे से क्लोज फ्रेंड्स है, हम कम टच में है, लेकिन जब भी हम बात करते तो आई नो कि यार कभी भी मैं तकलीफ़ में हूँ, मैं ऐसे कॉल कर सकता हूँ कि यार ब्रो तकलीफ़ है, या फिर मुझे कुछ शेयर करना है। आयुष्मान खुराना, अर्जुन बिजलानी, आई थिंक ये दो डेफिनेटली वन ऑफ माई क्लोजेस्ट पीपल है। दो हम सालों तक टच में नहीं रहते, लेकिन आई नो कि दैट दे आर ऑलवेज देयर, दैट इफ़ आई कॉल देम। और भी बहुत सारे दोस्त थे, पार्थ समथान, और काफ़ी सारे हैं एक्चुअली। वेल आने वाले दिनों की अगर मैं बात करूँ तो हम अली को कहाँ देख सकते हैं? OTT पे देख सकते हैं, बॉलीवुड में देख सकते हैं? कुछ बॉलीवुड की तैयारियाँ चल रही है या नहीं चल रही है? तो फिल्म मेरी जो फिल्म है, फीचर फिल्म, वो ऑलरेडी उसके फेस्टिवल राउंड्स चल रहे हैं। तो आई एम वेरी एक्साइटेड। आई थिंक जयपुर फेस्टिवल में ऑलरेडी कुछ अवार्ड्स वो जीत चुकी है, जो काफ़ी बड़ी फिल्म फेस्टिवल होती है। आई थिंक 17 सालों से होती है। अब दूसरे फेस्टिवल्स में चल रही है, और भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कहाँ कहाँ जाएगी। एंड देन आई थिंक उसका सिलसिला, तो फिल्मों का सिलसिला भी बड़ा लंबा होता है, ये मैंने रियलाइज़ किया है। तो आई थिंक पेशेंस इज़ व्हाट इट इज़। प्लस साइमल्टेनियसली मैं 1-2 और थ्रिलर एक्साइटिंग प्रोजेक्ट्स देख रहा हूँ। तो आई 1-2 प्रोजेक्ट्स तो मैं 100% लॉक कर दूंगा। सो आई थिंक बाय सितंबर-अक्टूबर आई विल स्टार्ट शूटिंग फॉर दैट। इंशाल्लाह। वेल आने वाले दिनों में क्या हम गुड न्यूज़ और कुछ सुन सकते हैं, लाइक फैमिली एक्सटेंशन? यार वो तो अभी कुछ टाइम के लिए मुझे पुश करना पड़ा, बिकॉज संदीप इज़ इन पैजेंट फॉर मिस यूनिवर्स इंडिया, और ऑब्वियसली अगर वो हो जाता है जो उसका सपना है, तो आई थिंक वो मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस वक्त, क्योंकि इतने हज़ारों लड़कियां जाती है टू पार्टिसिपेट एंड प्रूव देमसेल्व्स। एंड मिस महाराष्ट्र में भी आई थिंक देयर वर 500 गर्ल्स, एंड वहाँ से जीतना, तो आई थिंक इट्स अ बिग अचीवमेंट। तो अब मिस यूनिवर्स इंडिया की तैयारी चल रही है, तो आई एम गोना जस्ट हेल्प हर हाउएवर आई कैन एंड बी देयर फॉर हर। वी विश शी विंस। थैंक यू। लास्टली आप जाते जाते फैंस एंड व्यूअर्स को क्या कहना चाहोगे? यही कि यार बॉलीवुड री इमेजिन एल्बम आ चुका है, 8 गाने हैं उसमें। तू भी आना, तुझे कितना चाहने लगा हो, तेरे बिन, देखते देखते, दिलबर, और पता और कौन सा है और भी बहुत सारे गाने हैं, ठीक है। तो 8 गाने हैं, तो जाइए और आपकी फेवरेट गाने पर रील बनाइए और मुझे टैग कीजिए। और मुझे आज ही पता चला है कि सारे ऑडियो ट्रेंड हो रहे हैं विद इन 48 आवर्स। सो आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल। तो प्लीज़ जाइए, मेक दोज रील्स, और जो भी बेस्ट रील्स होंगे उसे मैं शेयर करूँगा। आई प्रॉमिस यू दैट। थैंक यू।